गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई को सभी लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। बच्चों अभी हम लोग सर्कुलर मोशन की सीरीज में सर्कुलर मोशन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो वीडियो था, इन सभी का हम लोगों ने स्टडी किया। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति कंपटीशन के एग्ज़ाम से और 11th के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसलिए हमको इसकी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। ठीक है, सभी लोगों ने इसके नोट्स भी बना लिए होंगे। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो इसके नोट्स बनाएं, तब इसकी तैयारी करें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है काइनेमेटिक्स का सर्कुलर मोशन। क्यों? अगर आपको सर्कुलर नहीं आएगा तो आपको रोटेशनल आने में दिक्कत आएगी। तो जो रोटेशनल मोशन होता है, जिसको घूर्णन गति कहते हो, वो आने के लिए सर्कुलर मोशन अर्थात वृत्तीय गति के कॉन्सेप्ट हमको आना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो जो नए बच्चे अभी हम लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, नए सब्सक्राइबर, वो सर्कुलर मोशन के जितने भी वीडियोज़ हैं उनके नोट्स सीरियल से बनाते चलें और उनकी तैयारी करें। लास्ट वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन के, याद करें, हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था और उसके पहले सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक बात हमको समझ में आई कि सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अभिकेंद्र बल वृत्त के केंद्र की ओर होता है, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है अपकेंद्र बल, वो वृत्त के केंद्र से बाहर की ओर होता है। अभिकेंद्र बल एक वास्तविक बल है, ये ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर याद कर लें। अभिकेंद्र बल एक वास्तविक बल है, जबकि जो अपकेंद्र बल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वह एक फिस्कस फोर्स है, इसको आभासी बल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सर्कुलर के कई मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस होते हैं। उनमें एक एप्लीकेशन अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा भी था। एप्लीकेशन में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का टॉपिक था, उसमें हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन स्टडी किए थे, आपको याद भी होगा। जिन बच्चों को नहीं याद है वो वीडियो को जाकर के पूरा ध्यान से देखें। उसी क्रम में आज हम लोग इसका एक और एप्लीकेशन ध्यान देते हैं, सर्कुलर का, डेथ वेल, मौत का कुआं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ द बाइसिकल एट द टर्न, ये सारे वो केसेस हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके कॉन्सेप्ट और इनके फार्मूलेज हमको आना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो डेथ वेल होता है, ये सर्कुलर का एक बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। देखा भी होगा आप लोगों ने अक्सर। जिन बच्चों ने नहीं देखा उन्होंने कहीं ना कहीं सुना ज़रूर होगा, अधिकांश लोगों ने तो उसको देखा भी होगा कि डेथ वेल का जो कॉन्सेप्ट होता है, मौत का कुआं जिसको कहते हो, उसमें कोई भी साइकिलिस्ट या कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट या कोई भी कार ड्राइवर जब अपनी गाड़ी को राउंड 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 करके घुमाता है, तो वो अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए लगातार उसके ऊपरी एज यानी किनारे पर पहुंच जाता है और फिर धीरे धीरे वो फिर से नीचे की ओर उतर आता है। इस पूरी घटना में, इस पूरी प्रक्रिया में वो अपने आप को बैलेंस रखता है, और जब वो अपने आप को बैलेंस रखता है तो इसमें दो फोर्सेस का बहुत बड़ा योगदान है। एक को बोला जाता है अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, और दूसरे को बोला जाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल। देखा तो होगा मेला में कई बार ऐसा होता था, हम लोग तो छोटे थे तो कई बार मेला में देखा भी हुआ है। आप लोगों ने पता नहीं देखा कि नहीं देखा, लेकिन ये घटना बड़ी ही एक रोमांचक होती है। इसमें देख करके हमको ये समझ में आता है कि कैसे ये व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा है या जो कार ड्राइव कर रहा है, ये अपनी पूरी बॉडी को अपनी गाड़ी के साथ बैलेंस रखे हुए है, बिना गिरे हुए, और वो आसानी से पूरा चक्कर राउंड राउंड करके कुएं में लगाता रहता है। एक बार नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। देखने वालों के लिए बहुत ही खतरनाक खेल ये दिखाई देता है, लेकिन इसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिजिक्स अप्लाई हुई है। और उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इसमें जो फोर्सेस एप्लीकेशन में आते हैं वो दो हैं। एक का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल का पूरा खेल है ये, और दूसरा कौन सा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल। तो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो जब आपको फील नहीं आएगा टॉपिक का तो आप न्यूमेरिकल को कैसे कर पाओगे। तो आज हम लोग इन एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग कॉपी में इसके नोट्स बनाते जाएं। तो सबसे पहली हेडिंग अपनी कॉपी में डाल लें, डेथ वेल अर्थात मौत का कुआं। इसमें किस प्रकार कॉन्सेप्ट यानी सर्कुलर अप्लाई होगा, उन सारी चीज़ों को हम लोग अभी सीखेंगे। ठीक है बच्चों,
जैसे बच्चों हम लोगों ने माना कि कोई भी एक डेथ वेल है इस प्रकार का, सिलेंड्रिकल हम लोगों ने इसको अलर्ट किया। कहीं कहीं पर ये ऐसा होता है कि नीचे इसकी रेडियस कम होती है और ऊपर इसकी रेडियस ज़्यादा होती है। यहाँ पे रेडियस कम, यहाँ पर ज़्यादा, और हम लोगों ने तो यूनिफॉर्म रेडियस का ले लिया है। एक समान त्रिज्या का कोई एक वेल है। ये लकड़ी का भी बना हो सकता है, कंक्रीट का भी बना हो सकता है, यानी वन परमानेंट है तो कंक्रीट होगी, और नहीं तो ये क्या होगा, वुड होती है, कंप्लीट लकड़ी लगी होती है इसमें किनारों पर, दीवार पर। ठीक है, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक, नीचे इसकी रेडियस कम और ऊपर इसकी रेडियस कैसी, ज़्यादा, तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। आप किसी एक का भी कॉन्सेप्ट अगर समझ लोगे तो वही पूरे सर्कुलर में कॉन्सेप्ट होता है। तो हम लोग यही नॉर्मल केस लेके चलते हैं। अभी इसको अभी हम लोग रफ कर दें तो हम लोगों ने माना कि एक ये मौत का कुआं है, लकड़ी का बना हुआ है, इसकी रेडियस है R, और कोई भी एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को इस पर दौड़ाता है, इसकी दीवारों पर, जिसका मास है m। ठीक, ड्राइवर का मास क्या है, m। m इज इक्वल टू मास ऑफ ड्राइवर या मोटरसाइकिलिस्ट। मोटरसाइकिल, साइकिलिस्ट का मतलब हुआ मोटरसाइकिल के साथ ड्राइवर का मास। बाइक प्लस ड्राइवर। ठीक, आप ऐसे समझ लो, कार होती तो कार प्लस ड्राइवर, उसका मास है m। तो जैसे ही ये बच्चों दीवार के कांटेक्ट में किसी विशेष समय पर होता है, एट ए पर्टिकुलर टाइम की हम लोग स्टडी करें, तो दीवार से इस पर एक लगता है नॉर्मल रिएक्शन अर्थात अभिलंब प्रतिक्रिया कैपिटल R। तो कैपिटल R इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया, ये वो नॉर्मल रिएक्शन है जो वाल ने ड्राइवर पर अप्लाई करी। ठीक, और चूंकि इसका मास है m मोटरसाइकिल के साथ साथ, तो इसका वेट होगा mg, जो कि है डाउनवर्ड। सो mg इज इक्वल टू वेट ऑफ मोटरसाइक्लिस्ट विद मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिलिस्ट दोनों का जो भार है वो टोटल है mg, और वो किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड अर्थात ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। इतने बल आपको समझ में आ गए। एक तो क्या लगेगा, गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसी को वेट कहते हो, W इज इक्वल टू mg। ये कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी, अंदर की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द वेल, ये डेथ वेल है। ठीक है, और साथ में ये मोटरसाइकिल के जो व्हील होते हैं, पहिए, इन पर लगने वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉल f, इसको कहते हो घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। ध्यान से समझिएगा सारी चीजों को। तो ये तो हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इतने बल, इतने फोर्सेस मोटरसाइकिलिस्ट पर लगते हैं या कार ड्राइवर पर लगते हैं जब वो अपनी मोटर बाइक को या फिर कार को मौत के कुएं में घुमाता है। तो ये पूरा फिजिक्स का ही रोमांच है, ये पूरा फिजिक्स का ही कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोग उसको ध्यान से समझेंगे तो आपको लगेगा कितनी जबरदस्त तरीके से यहां पर फिजिक्स अप्लाई हुई है। तो इसका वेट हो गया mg डाउनवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया ऊपर की तरफ वाल पर टेंजेंशियली, नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R, वाल से थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। और बच्चों यही जो नॉर्मल रिएक्शन है, चूंकि ये सेंटर की ओर है, ये एक्सिस हो गई, एक्सिस ये अक्ष है,
क्लियर। और ये हो गया सेंटर सी। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर है, ये नॉर्मल रिएक्शन मोटरसाइक्लिस्ट को क्या देता है? ये नॉर्मल रिएक्शन मोटरसाइक्लिस्ट को वॉल में लगातार चक्कर लगाने के लिए, दीवारों में लगातार घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल अर्थात सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि ये जो अभिलंब प्रतिक्रिया है नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या देगा? सेंट्रीपिटल फोर्स F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो ये कैपिटल आर से mv स्क्वायर बाई आर आता है। mv स्क्वायर बाई आर में ये स्मॉल आर की बात चल रही है। स्मॉल आर को बोलते हो रेडियस ऑफ द वेल, ठीक है ना। मौत के कुएं की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर हो गई। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? mv स्क्वायर बाई आर। तो नॉर्मल रिएक्शन अर्थात अभिलंब प्रतिक्रिया, ये तो फार्मूला बन गया R इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन इसको क्या देती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, जिससे मोटरसाइक्लिस्ट को अंदर की ओर, सेंटर की ओर एक बल लगता है। साथ में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कौन सा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी घर्षण बल, ये बाइक को या मोटरसाइकिल को या फिर कह दो कार को या साइकिल को नीचे की ओर गिरने से रोकता है। क्यों? जो वेट mg होता है ये तो बाइक को या कार को नीचे की ओर खींचेगा और इसलिए जो गाड़ी है वो नीचे गिर सकती है। तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है, ध्यान रखना, स्मॉल f ये mg को बैलेंस करता है। दैट मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण बल, दैट इज F इज इक्वल टू mg। बोलो, ये बात समझ में आ गई? नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? R इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? F इज इक्वल टू mg। m क्या होता है? मास। g क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हो। और स्मॉल f को हम लोग क्या बोलते हैं? घर्षण बल। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ये दोनों फार्मूले क्लियर हो गए, ये सारे टर्म आपको क्लियर हो गए होंगे। तो जब कोई भी एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को मौत के कुएं में घुमाता है तो उस पर कौन कौन से बल लगते हैं? गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg नीचे की ओर, घर्षण बल स्मॉल f ऊपर की ओर, अभिलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल R वाल से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे की ओर। और यही नॉर्मल रिएक्शन उसको क्या देता है? यही नॉर्मल रिएक्शन उसको प्रोवाइड करता है mv स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए रफ कर दें, स्पेस चूंकि कम है हमारे बोर्ड में। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें हमको समझ में आ गई। अब आप एक बात ध्यान दो, अगर ये मोटरसाइकिलिस्ट बैलेंस होकर के, संतुलित होकर के अपनी बाइक को लगातार घुमा रहा है, इसका मतलब उसके टायरों और कुएं की दीवारों के बीच जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो mg से बड़ा होना चाहिए। mg से बड़ा होना चाहिए, ध्यान रखना। फ्रिक्शन शुड बी मोर देन weight of the driver या weight of the motorcyclist means mg, so we can also written this F is greater than or equal to mg। उसके बाद सब लोग जानते हो कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो F इज इक्वल टू होता है म्यू आर। आर को कहते हो नॉर्मल रिएक्शन, और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन आर है कितना? mv स्क्वायर बाई आर। सो F इज इक्वल टू म्यू mv स्क्वायर बाई आर, ठीक। यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1 थी और ये इक्वेशन नंबर 2 थी। इस वैल्यू को हम लोग यहां पर पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जब आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 में रखा तो म्यू इंटू mv स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg। यहां पर m से m क्या हो गया? कैंसिल। तो बताइए यहां पर ये वैल्यू कितनी आ गई? म्यू आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी आर। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई? म्यू इंटू यहां पर ये v स्क्वायर है बच्चों, क्लियर। तो यहां पर ये आ गया g इंटू आर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। और यहां से अगर v स्क्वायर निकालोगे तो v स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जी आर बाई म्यू। और अगर आप यहां से रब कर दें इसको हम लोग थोड़ा सा, और अगर हम लोग यहां से v की वैल्यू को फाइंड आउट करें, यहां पर लिख दें क्या? अगर यहां से हम लोग v की वैल्यू को फाइंड आउट करें देन v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर रूट जी आर अपॉन म्यू। ये बड़ा ही जबरदस्त फार्मूला बन गया डेथ बेल के कॉन्सेप्ट का कि अगर कोई भी
ड्राइवर या कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट या कोई कार ड्राइवर अपनी कार को, अपनी मोटरसाइकिल को वो आसानी से मौत के कुएं में बनाए रखता है, घुमाता रहता है, तो उसकी स्पीड का फार्मूला क्या होगा? उसकी स्पीड √GR/μ से या तो ज़्यादा होनी चाहिए या तो उसकी स्पीड √GR/μ के बराबर होनी चाहिए, लेस देन होनी नहीं चाहिए। पूरा खेल तो स्पीड का ही होता है। मोटर जो साइकिलिस्ट होता है वो अपनी स्पीड को ही कम ज़्यादा करके, भाई म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मौत के कुएं की जो दीवार है और जो टायरों के बीच जो घर्षण गुणांक है, इसको तो नहीं बदला जा सकता। सो वी कैन नॉट वेरी म्यू। रेडियस आर, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द वेल, इट आल्सो कैन नॉट बी वेरीड, इसको भी नहीं बदला जा सकता। और जी क्या? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज आल्सो कांस्टेंट 9.8 और 10, इसको भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस फार्मूले में हम लोग केवल किसको चेंज कर सकते हैं? ध्यान देने वाली बात है। तो इस फार्मूले में हम लोग वेरी कर सकते हैं वी को। तो अगर हम सेफ जर्नी चाहते हैं मौत के कुएं के अंदर, कितनी विडंबना है, नाम है मौत का कुआं और बात चल रही सेफ जर्नी। तो अगर हम लोग उसके अंदर सेफ जर्नी करना चाहते हैं, हम लोग क्या प्रॉपर उनको गाइडेंस दिया जाता है, कभी आप ना करने लगना जो प्रेरित हो जाओ इस फार्मूले से कि तो आओ आज गाड़ी घुमा के देखें, चले आओगे नीचे पट्टी बंधा के टहलोगे, ठीक है। दिस इज एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना, अंडर द गाइडेंस किया जाता है। कई बार उनकी प्रैक्टिस होती है, कई सालों की उन लोगों की मेहनत होती है, तब इस करिश्मे को वो कर पाते हैं। बड़ा आसान नहीं है फार्मूले से कि हम वी को मैनेज कर ले जाएंगे, अकल लगानी पड़ती है, संतुलन बनाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के इस घटना को अंजाम दे पाते हैं। लोगों को तो बस केवल मनोरंजन का खेल समझ में आता है, इनके लिए वाकई ये बहुत रिस्की खेल होता है, ठीक है। इसलिए कभी भी इसको कोई करने का प्रयास नहीं करेगा, ध्यान रखना मेरी बातों को, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना था कि कैसे हो जाता है। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि जी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट, तो केवल हम लोग चेंज कर सकते हैं किसको? We can change the speed of the motorcycle, speed of the bicycle, speed of the car। हम इन सारी चीजों को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमको V को कंट्रोल करना होगा। बाकी ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट हैं, हम इनको बदल नहीं सकते। क्लियर हो गया बच्चों? तो हम किसको बदल सकते हैं? स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल। इसीलिए कभी कदार आप लोगों ने देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो इमेजिन करें या नेट पे सर्च करें तो आपको दिख जाएगा। तो आपने गौर किया होगा कि ऐसी कंडीशन में वो लगातार अपनी बाइक की स्पीड को घुमाते हैं, स्पीड को बढ़ाते या कम करते हैं, और वो लगातार अपने आप बॉडी को मौत के कुएं में बैलेंस भी रखते हैं। तो पूरा खेल किसका है? वी का। अगर वी को मैनेज कर ले गए तो अभी केंद्र बल मैनेज हो गया, F = mv²/r, और F = mv²/r अगर सफिशिएंट मिलता रहा तो आसानी से सर्कुलर मोशन में बाइक घूमती रही, और जहां इस बल की कमी हो गई तो बाइक घूमने के बजाय स्किड कर गई, गिर गई। ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में आसानी से वो मौत के कुएं में चक्कर नहीं लगा सकते। तो ज्यादा से ज्यादा कितना? v = √GR/μ। क्लियर? और मैक्सिमम कितना? v इज ग्रेटर देन √GR/μ। तो उनकी जो स्पीड होगी वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? √GR/μ से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये फार्मूला हम लोग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको कॉपी में नोट कर लें कि जब कोई भी व्यक्ति मौत के कुएं में अपनी गाड़ी को लेकर चक्कर लगाता है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड का फार्मूला क्या बनता है? v इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू √GR/μ। और कम से कम उसकी स्पीड क्या हो सकती है? v इज इक्वल टू √GR/μ। लेकिन v की वैल्यू कभी भी मिनिमम नहीं होगी। आई होप सबको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बड़ा ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। टॉपिक का नाम है मौत का कुआं। दिस इज द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ टू फोर्सेस, वन इज द फ्रिक्शन फोर्स, अनदर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये कंबाइंड टॉपिक बन जाता है फ्रिक्शन प्लस सर्कुलर का, जिसका एप्लीकेशन आपको आना बहुत ही जरूरी है। रब कर दिया जाए इसको, सबको समझ में आ गया। कई बार IIT JEE के एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कई बार इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं जो ऐसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, और ये आपको आना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर? रब कर दें बच्चों इसको। चलिए, तो इस प्रकार हम लोगों ने ये सीख लिया कि v की जो वैल्यू मिनिमम होती है वो √GR/μ, v की मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकती है, v इज ग्रेटर देन √GR/μ, और v की वैल्यू कभी भी मिनिमम नहीं होगी, मिनिमम से मिनिमम नहीं होगी। ज़्यादा मिनिमम हो गई तो सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
क्लियर हो गया बच्चों? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जिसको अब हम लोग स्टडी करेंगे, टर्निंग ऑफ ए कार एट द टर्न। ठीक है ना, जब कोई भी गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ती है, कॉन्सेप्ट ऑफ टर्निंग ऑफ ए कार ऑन रोड। सड़क पर किसी गाड़ी के मुड़ने का सिद्धांत। इससे तो कई बार हम लोगों का सामना होता है। सभी लोग साइकिल लेकर के सड़क पर जाते हो, बाइक लेकर के सड़क पर जाते हो, कार लेकर के भी कुछ लोग सड़क पर जाते होंगे। फिलहाल जाना नहीं चाहिए। और आपने देखा होगा कई बार कि जब कोई गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ती है, मोड़ तो देखा होगा, आपकी साइकिल भी मोड़ पर मुड़ती है, बाइक भी मोड़ पर मुड़ती है, कार भी मोड़ पर मुड़ती है। जब कोई भी गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ती है, मैंने यहाँ पे कार लिख दिया है, कंफ्यूज ना होना, कोई भी गाड़ी हो सकती है, तो उसे मुड़ने के लिए एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर ए सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द टर्न। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स गाड़ियों को कहां से मिलता है? सड़क और गाड़ियों के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मिलता है। किससे मिलता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अर्थात घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो पहले तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, कोई भी गाड़ी जब किसी वृत्तीय मोड़ पर मुड़ेगी, मोड़ सारे वृत्तीय होते हैं, ठीक है, जब कोई भी गाड़ी किसी सर्कुलर टर्न पर बेंड होती है, मुड़ती है, तो उसे मुड़ने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स गाड़ियों को कहां से मिलता है? गाड़ियों के टायर और सड़क के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से मिलता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। या थोड़ा सा फिगर बना के इसको समझ लिया जाए। गर्म बहुत तेज है बच्चों, मौसम बहुत खराब है। जैसे हम लोगों ने कहा कि ये कोई भी एक सर्कुलर टर्न है, ये लेवल रोड है, क्षैतिज सड़क, मोड़ आ गई, क्यों भाई? आप गाड़ी लेके निकले, आगे मोड़ आ गई, गाना सुना है ना, मैं निकला गड्डी लेकर, हैं? तो ये लेवल रोड है, ये रोड का सेंटर है, और गाड़ी लेकर के जब आप जैसे ही मोड़ पर आए, ऐसे दो टायर सामने, दो टायर इसके पीछे, चार पहिए की गाड़ी है, फोर व्हीलर, जैसे कार, चूंकि यहाँ कार लिख दिया है ना तो कार बना दिया हमने। साइकिल होगी तो आप समझ लेना, चार पहिए नहीं होंगे, दो ही पहिए होंगे, पता तो है सबको। तो ये इसके टायर सड़क के कांटेक्ट में है। लेवल लोड की अभी बात चल रही है। देखो ये लेवल लोड है, पहियों पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन है बच्चों R1 और R2। इसको कहते हो सड़क के द्वारा पहियों पर अभिलंब प्रतिक्रिया, नॉर्मल रिएक्शन ऑन द टायर्स बाय द रोड। ठीक, R1 R2 हो गया। R1 R2 क्या बोलते हो? नॉर्मल रिएक्शन, इनको अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हो। और टायरों और सड़क के बीच में हो गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसको अभिकेंद्र बल के नाम से जानते हो। देखो ये F1 और F2 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, आगे वाले टायरों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1, पीछे वाले टायरों पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F2 है। कि कंफ्यूज ना होना कि F1 F2 सर ने लिख दिया, क्या घर्षण अलग अलग होगा? नहीं होगा, होगा तो सेम, आप चाहो तो F भी लिख सकते हो, लेकिन अभी मैंने F1 और F2 लिख दिया है। ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गई? R1 और R2। R1 R2 को बोलते हो नॉर्मल रिएक्शन, मींस अभिलंब प्रतिक्रिया। तो बताओ क्या अभी हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था? R1, R2 इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शंस ऑन टायर्स ऑफ ए कार, और F1, F2 क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब गाड़ी मोड़ पर मुड़ेगी तो उसे मुड़ने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो अभिकेंद्र बल
मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² बाई आर। ये जो स्मॉल आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ द टर्न। ऐसे जिस मोड़ को गाड़ी पार कर रही है उसकी रेडियस क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है आर, एम क्या है गाड़ी का मास, वी है उसकी स्पीड, mv² बाई आर, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अर्थात घर्षण बल इज इक्वल टू म्यू आर। ये बात सबको समझ में आ गई, इज इक्वल टू म्यू आर, और आर इज इक्वल टू क्या होता है mg, तो चलो इसी को लिख देते हैं म्यू mg। ठीक, अब सुरक्षित मोड़ को पार करने के लिए फॉर द सेफ टर्निंग ऑफ कार के सेफ टर्निंग के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो अधिकतम घर्षण बल है, पीछे ही पड़ा था, वो या तो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, अभिकेंद्र बल के, mv² अपॉन आर। बस दिस इज द कंडीशन ऑफ सेफ टर्न ऑफ द कार ऑन ए लेवल लोड। किसी भी सड़क पर अगर कोई गाड़ी मोड़ को पार कर रही है तो सेफ टर्निंग की कंडीशन क्या होगी, सेफ टर्निंग की कंडीशन होगी मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होगा वही इसको क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अभिकेंद्र बल। तो या तो ये ज्यादा होना चाहिए mv² बाई आर से, और या तो ये बराबर होना चाहिए mv² बाई आर से। इस जगह एक बात ध्यान देने वाली है बच्चों, कई बार हम लोग ये कहते हैं कि जब गाड़ी मोड़ पर मुड़ेगी तो उस पर बाहर की ओर एक अपकेंद्र बल भी लगेगा। इस बात को जरा ध्यान देना, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसको अपकेंद्र बल कहते हो, ये कुछ अलग से तो नहीं है, ये है सेंट्रीपिटल ही, अभिकेंद्र बल ही है। बस अंतर इतना है, जिन घटनाओं में सेंट्रीपिटल फोर्स पर्याप्त मात्रा में अंदर की ओर होगा वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निग्लेजिबल, और जहां सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी मैक्सिमम। मेरी बात को ध्यान से समझें। ऐसे अगर ये मोड़ का सेंटर है, बच्चों मेरी बात को ध्यान से समझें, यहां पर कहीं मोड़ का अगर सेंटर है तो ये है सेंट्रीपिटल और ये है सेंट्रीफ्यूगल। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स पर्याप्त मात्रा में गाड़ी को मिल रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो ये कम होगा सेंट्रीफ्यूगल। समझ में आ रही मेरी बात? अगर पर्याप्त मात्रा में अभिकेंद्र बल मिल रहा है तो अपकेंद्र बल नगण्य होगा, निग्लेजिबल। सेंट्रीपिटल फोर्स अगर ज्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल निग्लेजिबल सॉरी। और अगर पर्याप्त मात्रा में सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी मैक्सिमम। देखो ये सेंटर, तो ये सेंटर की ओर और ये सेंटर से दूर, जो सेंटर की ओर उसका नाम सेंट्रीपिटल और जो सेंटर से दूर उसका नाम सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर हम ये पहले से ही मान लेते कि ये नहीं मिल रहा है सेंट्रीपिटल तो क्या होता, सेंट्रीफ्यूगल, और सेंट्रीफ्यूगल किधर होता है, आउटवर्ड। तो हमको फिगर में इस डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना पड़ता। फार्मूला तो यही लिखते हैं mv² बाई आर, लेकिन जहां लिखा है सेंट्रीपिटल वहां पर हम लोग क्या लिखते, सेंट्रीफ्यूगल। नहीं समझ में आया? वहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन हमने मान लिया कि गाड़ी को अभिकेंद्र बल प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमने अंदर की ओर केवल कौन सा फोर्स दिखाया, सेंट्रीपिटल। तो कभी आप ये ना कंफ्यूज हो कि ये अभिकेंद्र बल का टॉपिक है कि अपकेंद्र बल का टॉपिक है। क्यों? अगर स्पीड कम है, आप एग्जामाइन करो ना, जब मोड़ पर गाड़ी मुड़ती है तो ड्राइवर अगर बहुत हाई स्पीड से मोड़ पर मोड़ दे तो मोड़ पर अंदर की ओर आता है कि बाहर की ओर? आपने देखा होगा, कई बार पिक्चर्स में भी देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा, डेली लाइफ में तो नहीं देखा होगा इतना खतरनाक एक्सपेरिमेंट, है ना। बाइक की जो रेसिंग होती है उसमें देखा होगा, कार की जो रेसिंग का गेम होता है उसमें देखा होगा कि अगर मोड़ पर मुड़ते समय ड्राइवर ने अपनी स्पीड को स्लो डाउन नहीं किया तो गाड़ी कहां भागती है, बाहर की ओर। क्यों? क्योंकि वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स ना होकर वहां पर कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल।
और अगर ड्राइवर अपनी गाड़ी की स्पीड को क्या रखता है, मैनेज रखता है, कम रखता है, कंट्रोल में रखता है, तो वो बाहर नहीं भागता। क्यों? क्योंकि अब उस पर कौन सा फोर्स अंदर की ओर लग रहा है, सेंट्रीपिटल अर्थात अभिकेंद्र बल। तो दोनों अलग अलग है कि नहीं है? ना, एक ही है। बस जब सेंट्रीपिटल होगा, जब स्पीड कम होगी तो सेंट्रीपिटल, और स्पीड बहुत ज्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल। तो हमने मान लिया कि शुरुआत में स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए हमने यहां पर इस ग्रेटर देन आर इक्वल टू जरूर लगाया, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, स्पीड इसकी बहुत ज्यादा नहीं है। देखो यहां पे mv²/r लेस देन चल रहा है। बात से क्वेश्चन में आ गई। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? दोनों मंत्र क्लियर हो गया। कब सेंट्रीफ्यूगल होगा? बोलो, सेंट्रीफ्यूगल कब होगा? जब सेंट्रीपिटल नहीं होगा। और सेंट्रीपिटल कब होगा? जब सेंट्रीफ्यूगल नहीं होगा। और ये कब होते हैं? ये पूरी कहानी डिपेंड करती है गाड़ी की स्पीड पर। मुड़ते समय गाड़ी की स्पीड कैसी है? अगर मुड़ते समय गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा तो सेंट्रीफ्यूगल, और अगर लिमिटिंग है, कम है, तो सेंट्रीपिटल। तो काहे को कंफ्यूज हो मेरे बच्चे? बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, आप इसमें कतई भी भ्रमित ना हो, ना आप इसमें कंफ्यूज हो। क्लियर? तो ये तो फार्मूला जानते हो, म्यू एम जी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू mv²/r। बहुत अच्छी तरीके मैंने आपको समझा दिया। अब आपको कतई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस यहां से सिंप्लीफाई, और ये लिखोगे v इज लेस देन आर इक्वल टू रूट म्यू आर जी। देखो v मिनिमम, v ज्यादा नहीं है यहां पर। तो ये काहे का सेंट्रीफ्यूगल का टॉपिक हुआ? ये सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि मुड़ते समय गाड़ी की जो चाल है वो अंडर रूट म्यू आर जी से कम होनी चाहिए या म्यू आर जी के बराबर होनी चाहिए, लेकिन म्यू आर जी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर किसी गाड़ी को मोड़ को सुरक्षित पार करना है, इफ एनी कार टेक्स टर्न विद सेफ्टी, ध्यान रखिएगा, तो उसके लिए सबसे आवश्यक शर्त क्या है कि जो कार की चाल है, जो बाइक की जो चाल है, स्पीड ऑफ द बाइक, स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द ट्रक, कुछ भी चलाओ यार तुम, तो उसकी जो स्पीड होगी वो रूट म्यू आर जी से क्या होनी चाहिए? कम। वो रूट म्यू आर जी के बराबर भी हो सकती है, लेकिन रूट म्यू आर जी से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर ज़्यादा कर दी तो मोड़ पर मुड़ने के बजाय स्किड कर जाओगे, बाहर चले जाओगे। तो विदाउट स्किडिंग, कहीं अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए कि मोड़ पर बिना फिसले 11th वाले बच्चे ध्यान दें, थोड़ा जैसे बच्चे हमारी तबीयत गड़बड़ है, तभी बीच में इतना गैप हो गया वीडियो आने में, ठीक है। अभी भी हम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन ये है कि कंटिन्यूअसली आपके लिए काम करना पड़ता है बीच बीच में। तो बहुत ध्यान से इस बात को समझें। इफ वी वांट टू टर्न या टेक्स टू टर्न विदाउट स्किडिंग, बिना फिसले हम मोड़ पर मुड़ना चाहें, तो कंडीशन क्या होती? v इज लेस देन आर इक्वल टू रूट म्यू आर जी। अगर इससे ज्यादा आपने कर दी अपनी स्पीड को, तो नेचुरली है कि आप स्किड कर जाओगे, फिसल जाओगे, गिर जाओगे, हाथ पैर तोड़ लोगे, और ये सुरक्षित जर्नी नहीं कहलाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपकी स्पीड होनी चाहिए v मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। बस इससे ज़्यादा आपकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अंडर रूट लगा, ये दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन मार्कर का मैंने यूज कर लिया है। तो v मैक्स इज इक्वल टू रूट म्यू आर जी। तो बच्चों पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। तो कुछ बातें आप अपने जहन में उतार लो, अपने दिमाग में उतार लो, आपके माइंड में ये हमेशा होनी चाहिए कि जब कोई गाड़ी किसी मोड़ को पार करती है तो मुड़ते समय उसको एक अभिकेंद्र बल चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और ये फोर्स कहाँ से आता है? ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से आता है। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला क्या होता है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फार्मूला F इज इक्वल टू म्यू आर या F इज इक्वल टू म्यू एम जी होता है। फिर कोई अगर आपसे कह दे कि बिना मोड़ पर फिसले मोड़ को पार करने के लिए स्पीड का फार्मूला क्या होगा गाड़ी की, तो आप कह दोगे v इज लेस देन आर इक्वल टू रूट म्यू आर जी। और वो कहते ज्यादा से ज्यादा हम स्पीड कितनी कर सकें कि विदाउट स्किडिंग हम मोड़ को पार कर जाएं, तो आप फार्मूला क्या बताओगे? v मैक्स बराबर रूट म्यू आर जी। और अगर आपकी स्पीड इससे ज्यादा बढ़ गई तो आप मोड़ को सुरक्षित पार नहीं कर पाओगे और गिर जाओगे। क्लियर? नोट कर लो सभी लोग इसको। सभी को टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोनों एप्लीकेशन, डेथ बेल और कॉन्सेप्ट ऑफ टर्निंग ऑफ ए कार ऑन ए रोड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सर्कुलर मोशन। 11th की फिजिक्स और कंपटीशन फिजिक्स के ये बड़े ही ज़बरदस्त सिद्धांत होते हैं, इनको आपको ज़रूर आना चाहिए। नोट कर लें, नोट कर लिया बच्चों, रब कर दें इसको। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप मन लगाकर जरूर तैयार करें। हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए कंसंट्रेट
रहने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हमारे डेली लाइफ का सब्जेक्ट है। इसमें हम वो सारी चीज़ें एनालिसिस करते हैं जो हमारे डेली लाइफ में या हमारे आसपास कहीं ना कहीं घटित होती हैं। हम उनकी साइंस को समझने का प्रयास करते हैं। और बच्चों, हमारा पूरा ध्येय ये रहता है, पूरा टारगेट ये रहता है कि आपकी पढ़ाई में ना तो लैंग्वेज बाधा बने और आप 11th में ही इतनी अच्छी पढ़ाई कर पाओ या कंपटीशन में आप इतनी अच्छी पढ़ाई कर पाओ कि आप जब किसी एग्ज़ाम को दो तो आपको ये लगे कि हमने वाकई कुछ सीखा। इसीलिए हर टॉपिक को टाइम दे करके हम समझाने का प्रयास करते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं की जाती हमारी तरफ से। इसलिए आपका भी ये टारगेट होना चाहिए कि इन सारी चीज़ों को हमको मन लगा करके रिवाइज करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं बैंकिंग की, कि मान लो लेवल लोड नहीं है, ढलान वाला रोड है, जैसे मैंने आपसे बोला ये टर्न है और यहां पर कुछ स्लोप है। मोड़ पर जो सड़कें होती हैं उनको ढालूदार बनाई जाती है ना, देखा होगा सड़कों में जाके देखना, जहां पे टर्न होते हैं वहां पर ढलान रखी जाती है। अब ढलान रखने के पीछे क्या कारण है? ढलान रखने के पीछे ये कारण है कि जो गाड़ियां साइज और शेप में बहुत बड़ी होती हैं, मुड़ते समय, मोड़ पर मुड़ते समय उनको कभी कदार आवश्यक अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिलता, और जब उनको सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं मिल पाता तो सड़क को हल्का सा थीटा कोण पर बनाते समय, जब सड़क को बनाया जाता है, इंजीनियर्स जब बनाते हैं तो वो एक किनारे को दूसरे किनारे से थीटा एंगल पर कुछ उठा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जब कोई गाड़ी किसी मोड़ पर मुड़ेगी तो मुड़ते समय वो अपने आप कहाँ झुकेगी? मोड़ के टर्न की ओर, और जब वो मोड़ के टर्न की ओर झुकेगी तो उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल या रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाएगा mv²/r, और वो बिना स्किड हुए आसानी से मोड़ को पार कर ले जाएगी। अभी आपको और अच्छा समझ में आएगा, आप इस एक्सपेरिमेंट को देखें। हम लोगों ने कहा कि यहां पर कोई गाड़ी है, जो किसी ढालू वाली सड़क पर ऐसे जा रही है, तो यहां पर क्या होगा? एक तो इसका वेट होगा mg, इसको भार कहते हो, वेट ऑफ द व्हीकल mg डाउनवर्ड, और दूसरी होगी नॉर्मल रिएक्शन R जो सरफेस से लगेगी, दैट इज कैपिटल R। ये नॉर्मल रिएक्शन सड़क ने टायरों पर लगाई और टायरों ने कार पर लगाया, और वो नॉर्मल रिएक्शन है क्या? कैपिटल R। इस कैपिटल R को दो कंपोनेंट में हम लोग रिजॉल्व कर लें, ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। इससे पहले हम कई बार इसको बता चुके हैं कि कैसे एंगल लिया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये कंपोनेंट हो गया r cos थीटा और दूसरा इसका कंपोनेंट हो गया r sin थीटा। कंपोनेंट तो सबको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल रिएक्शन R का जो वर्टिकल कंपोनेंट है r sin थीटा, देखो 90 पे है यहां से, ये कार को मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, अभिकेंद्र बल mv²/r। r क्या है? रेडियस ऑफ द टर्न, c है सेंटर, r रेडियस, m है मास ऑफ द कार का द्रव्यमान, और जो r cos थीटा है ये प्रोवाइड करेगा वेट mg। तो r sin थीटा इज इक्वल टू mv²/r और r cos थीटा इज इक्वल टू mg। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो r sin थीटा अपान r cos थीटा इज इक्वल टू mv²/r इंटू mg। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, sin थीटा अपान cos थीटा, tan थीटा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों के पास में आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू v² अपॉन rg।
ये जो फार्मूला आया है tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, यहां पर थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग, झुकाव कोण। सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग का फार्मूला क्या होता है सर्कुलर में, अगर कोई भी गाड़ी किसी सर्कुलर टर्न को क्रॉस करती है और ऐसे टर्न को क्रॉस करती है जिसका दूसरा सिरा पहले वाले सिरे से इंक्लाइंड हो, थीटा कोण पर झुका हो, तो ऐसी दशा में सूत्र क्या बनता है, tan थीटा बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वी क्या है, स्पीड ऑफ द कार, आर क्या है, रेडियस ऑफ द टर्न, जी को क्या कहते हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर ये सारी वैल्यूज आपको गिवन हो तो आप थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है बच्चों, और अगर आपको थीटा की वैल्यू दी हो तो आप स्पीड को फाइंड कर लोगे, और स्पीड होगी v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। तो थीटा झुकाव वाले सड़क पर, थीटा झुकाव वाले मोड़ पर मुड़ने वाली कार की रफ्तार जो होती है वो क्या होती है, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। लेवल लोड पे क्या होती थी, अभी पढ़ा, लेवल लोड पे होती थी v इज इक्वल टू रूट आर जी, और जहां पर थीटा झुकाव है वहां पर स्पीड क्या होगी, v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा। नोट कर लिया सभी लोगों ने, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको सभी लोग अच्छी तरह कॉपी में उतार लें। तो एक बात बच्चों हमको क्लियर हो गई सर्कुलर में कि लेवल लोड में, किसमें, लेवल लोड में v जो होता है वो लेस देन आर इक्वल टू रूट आर जी होगा, और अगर थीटा इंक्लिनेशन की सड़क है या मोड़ थीटा के ढलान वाला है तो वहां पर v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा होगा। क्लियर। तो जब कोई भी साइकिल सवार, बाइसिकल राइडर मोड़ पर मुड़ता है, क्योंकि उसका साइज और शेप बहुत कम है, बाइसिकल जो है हल्की होती है, तो मोड़ पर मुड़ते समय बाइसिकल राइडर अपने आप को मोड़ के अंदर की ओर झुका लेता है, इटसेल्फ वो अपने आप मोड़ की ओर झुक जाएगा और उसको क्या मिल जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन जो गाड़ियां आकार में बड़ी हैं, जैसे कार, जैसे ट्रक, जैसे बसेस, जैसे ट्रेन, तो ये सड़क पर नहीं झुकाई जा सकती, इसलिए सड़कों को बनाते समय ही झुका दिया जाता है, अंदर वाला किनारा बाहर वाले किनारे से कुछ झुका दिया जाता है। ऐसे ट्रेन की पटरियों को बिछाते समय बाहर वाली पटरी को अंदर वाली पटरी से थोड़ा सा थीटा एंगल पर स्लोप कर देते हैं, जिससे कि ट्रेन या रेलगाड़ी जैसे ही मोड़ पर मुड़े तो मुड़ते समय वो स्वतः इटसेल्फ मोड़ के सेंटर की ओर झुक जाए और उसे आवश्यक अभिकेंद्र बल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाए और वो आसानी से बिना स्किड हुए मोड़ को पार कर ले। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आप दिमाग में रखना। आज का लेक्चर बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको पूरा टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो बच्चों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, आप इनके नोट्स बनाएं, इनकी तैयारी करें। अगले वीडियो में और भी सर्कुलर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह करते रहें, स्वस्थ रहें। नेक्स्ट रन पे अगले नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ हम लोग फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।